वेलकम स्टूडेंट्स, विन यूपीएससी में आपका स्वागत है। मैं प्रिया गुप्ता आपके लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से बहुत ही ऑसम जो टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं, जो भी हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे चीज़ें लेके आई हूँ। मैं उन्हें प्रीवियस ईयर के बेसिस पे उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, उनसे एमसीक्यूज़ आपको सॉल्व कराती हूँ और साथ ही साथ आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो जीएस हो, आपका कोई भी ऑप्शन हो और आप उस पर्टिकुलर डेटा को आप कैसे हैंडल करोगे, मैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपने यूट्यूब चैनल में सिखाती हूँ। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट हो, ताकि मैं आगे और भी ऑसम कोर्सेज एंड कंटेंट मैं आपके लिए ला सकूं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है DPI, दैट इज़ DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, एक तो हमारा मतलब फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रोड हो गया, फिर ब्रिजेस हो गए, होम हो गए, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब एक जनरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे पास जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसका मतलब होता है कि हमारे सिटीजन्स का जो मतलब क्रूशियल डेटा है, जैसे कि उनका आधार, उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके जो आईडी होते हैं, तो ये सब जो डेटा होते हैं वो गवर्नमेंट की पास है, ताकि गवर्नमेंट उनके हिसाब से पॉलिसी मेकिंग कर सके। जो हमारे ऑथेंटिक सिटीजन्स हैं, उनके जो भी फंक्शंस हैं उनको फैसिलिटेट कर सके, और जो भी वो भी काम हमारे कर रहे हैं उनको किसी तरीके की तकलीफ़ ना हो या कुछ इलीगल ना हो। तो ये हो गया कि हम उन्हें रेगुलेट करें। ऑलराइट, तो ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये हमारे बहुत सारे फील्ड में काम करता है। तो यहाँ पे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है, इस आर्टिकल का जो मोटो है वो बेसिकली ये है कि मतलब एक तो इसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ इंडिया में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इवैल्यूएशन कैसे होता है, उसके मतलब एप्लीकेशंस जैसे कि क्या क्या हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उनसे इंडिया को बेनिफिट क्या क्या हुआ, हम बात करेंगे कि इनसे क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। आफ्टर दैट इनके कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, कुछ उनकी सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे एंड ऑब्वियसली उसके बाद फिर हमारा आएगा वे फॉरवर्ड। तो चलिए हम अपना डिस्कशन जो आर्टिकल है हम उसको अच्छे से अब स्टार्ट करते हैं। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जो है मतलब गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट में हम जानते हैं हमारा जो इंडिया है वो यूनियन है, दैट इज़ सेंटर और स्टेट का। तो गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट्स, रेगुलेटर, जैसे कि रेगुलेटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो बहुत सारे अपने टीम को, टास्क को वो रेगुलेट करती है, जैसे कि आरबीआई जो बैंकिंग को रेगुलेट करती है, इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी है। प्लस सिमिलरली ऐसा करके जो बहुत सारी सेबी हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंसेक्स स्टॉक्स वगैरह मार्केट को वो रेगुलेट करती है। तो ये जो मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके काम आता है। प्राइवेट सेक्टर हो गई, क्योंकि अब ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर का डे टू डे सिटीजन्स के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल्फलेस वॉलंटियर, देखिए यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हमारे सिटीजन्स हैं, बिजनेसमैन हैं जो मतलब स्वार्थ की भावना से परे होकर के अपने सिटीजन्स के लिए, कंट्री के लिए दिन रात मेहनत मशक्क़त करते हैं। तो ऐसे लोग, फिर स्टार्टअप्स, एकेडमिक, थिंक टैंक्स। तो अभी जैसे कि अभी डिजिटल एरा है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप और रेवोल्यूशन का टाइम है, जैसे कि भारत पे है ना। ऐसे करके जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन लोगों के लिए जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्लस ये इन सबके यूनिक पार्टनरशिप पे काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये फाइनली मतलब जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी फाउंडेशन की। तो इसकी फाउंडेशन 2009 में हुई थी एज आधार, और नंदन नीलकानी और RS शर्मा, इन्होंने फिर इसकी फाउंडेशन रखी थी एज आधार कार्ड। ऑलराइट, तो अब इसके बाद इनका उस समय मतलब पर्पज़ क्या था, जैसे कि
डिलीवरी सर्विसेज, गवर्नमेंट की जो डिलीवरी सर्विस होती है उसको मतलब सिटीजन्स तक, है ना, सिटीजन्स तक उसको सीमलेस, करप्शन फ्री और जो ऑथेंटिक हमारे सिटीजन्स हैं उनको देना। जब आप GS2 में पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज पढ़ोगे, ऑलराइट, करप्शन पढ़ोगे या उसमें जो चैलेंजेस है, इश्यूज है, जब आप उनको स्टडी करोगे तो ये टॉपिक GS और एज वेल एज अगर आपका मतलब ऐसे है या ऑप्शनल है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था कि कंसिस्टेंट, अफोर्डेबल और जितना अक्रॉस द बोर्ड सिटीजन्स है, गवर्नमेंट है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, तो उनको मतलब प्रॉपर तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जो उनको सर्विस को, उनके काम को, फंक्शन को वो क्या करे, उसको स्मूथ बनाए, है ना, वहाँ पे करप्शन ना हो, लीकेजेस ना हो, ऑलराइट। तो ये इसका उस समय का मोटो था। उसके बाद फिर ये प्रोसेस चलता रहा। फिर इसका जो रीबर्थ है, मतलब एक जो रिवोल्यूशनरी वर्क होता है ना, रिवोल्यूशनरी वर्क, अब इसके बाद तो मतलब हमने तोड़ दिया फोड़ दिया टाइप, ऑलराइट, हमने चक दे फट्टे टाइप। तो वो मूवमेंट आता है 2014 में, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आधार को लेकर के बहुत सारे स्कीम्स वगैरह उन्हें मतलब जारी किया, जैसे कि जन धन योजना जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए था, बैंक अकाउंट ओपनिंग के लिए था। तो यहाँ पे आधार जो था, उज्ज्वला, है ना, उजाला, तो यहाँ पे जैसे कि क्या था, मतलब आधार कार्ड दिखा करके आप अपनी सिटीजन्स, आप अपने रेसिडेंस, आप अपने प्रूफ दिखा करके आप गवर्नमेंट की वेरियस सर्विसेज आप ले सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता था कि ये मतलब इसने करप्शन को, लीकेजेस को इसने कम किया और सिटीजन्स तक जो हमारे जेन्युइन बेनिफिशियरी हैं, उन्होंने उस तक मतलब अपने डिजिटल सर्विसेज को, है ना, गवर्नमेंट की सर्विसेज को, पेंशन, पेमेंट, LPG, जो भी डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट ट्रांसफ़र है, तो ये जो हो गया ना, तो मतलब उन्होंने सिटीजन्स तक में उन्होंने उसको डिलीवरी करा। उसके बाद ये उसकी शुरुआत थी, दैट इज़ गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस आपके GS2 का मतलब रिटन सिलेबस का हिस्सा, दैट इज़ गुड गवर्नेंस, ऑलराइट। तो गुड गवर्नेंस को इंश्योर करना था। अब तक टुडे ओवर 1700 यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स राइड अटॉप इट, मतलब अब ऑलमोस्ट ऐसे मतलब हो गए 1700। यहाँ पे जितने भी स्कीम है, चाहे वो यूनियन की हो, सेंटर की हो या स्टेट्स की हो, तो 1700 ऐसे स्कीम है जहाँ पर आप आधार यूज़ कर सकते हो, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। अभी हमने डिस्कस किया कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बेसिकली उनका क्या रोल है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है। तो देखिए, अब जब आधार पॉपुलर हो रहा था और सिटीजन्स की डे टू डे लाइफ में आधार इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट पे कर रहा था, तो अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को भी फिर इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी, एक जो ID है सिटीजन्स की उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए, ऑलराइट। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ पे बोलते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि जो सिटीजन्स की प्राइवेसी है वो सैक्रोसेंट है ना। यहाँ पे हम सिटीजन्स की प्राइवेसी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। प्राइवेसी सैक्रोसेंट है, राइट टू लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब ये ऑब्वियसली इसने प्राइवेट सेक्टर के जो आधार यूटिलाइजेशन है उसको उसने नेगेटिवली थोड़ा सा हिट किया। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो आधार को यूज़ करे तो वो नेगेटिवली हिट हुआ। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन आता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत पॉपुलर हुआ प्राइवेट सेक्टर यूजर्स में, नहीं, वो स्लो डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर आता है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना। जब मोदी जी इस पिलर पे काम करते हैं, यहाँ पे जब वो ईज़ ऑफ डूइंग्स की बात करते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, है ना, बहुत सारे जो मतलब पुराने नियम कानून थे उनको स्ट्राइक डाउन करना, डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस, है ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो ये जब ये सब धीरे धीरे स्कीम्स आती है ना, तो अब जाहिर सी बात है, अब प्राइवेट जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी तो मतलब अब ज़रूरत पड़ेगा ना आधार का ऑथेंटिकेट करने का। तो अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में भी आधार का यूटिलाइजेशन अब बढ़ने लगता है। उसके बाद अब जब ये पूरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का जब स्कीम आता है तो धीरे धीरे सिटीजन्स भी वॉलेंट्री यूजेस, यहाँ पे एक ज़रूरी की टर्म है, दैट इज़ वॉलेंट्री यूजेस, कि सिटीजन्स खुद से देंगे। जो प्राइवेट सेक्टर है वो उनको मतलब फोर्सफुली नहीं बोल सकते कि आपने अगर आधार नहीं दिया तो हम आपको सर्विस डिक्लाइन कर देंगे, वो उनको मना नहीं कर सकते। दैट इज़ वॉलेंट्री यूजेस। तो वॉलेंट्री यूजेस के नाम पर धीरे धीरे फिर आधार का यूज़ होता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ डिड नॉट सीक स्पेशल परमिशन फॉर सच यूजेस। अब उनके लिए फिर अलग से स्पेशल परमिशन लेना ऐसी अब कोई ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पर इंट्रो होती है, दैट इज़ UIDAI। तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बेसिकली आधार का जो डेटा है, काम है, ये इंस्टीट्यूशन इसको हैंडल करता है। तो अब जब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे
जब इतना इंपॉर्टेंट होने लगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इतना ज़रूरी है, गवर्नमेंट के जो इंटरफेरेंस है ना, जो करप्शन को प्रमोट करते हैं उनको फिर कम करना है। तो यहाँ पे फिर क्या होता है कि UIDA ने भी खुद को धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर फ्रेंडली बनाया कि ठीक है, अब हम ज़्यादा आपको मतलब करप्शन के नाम पे, हम इन्वेस्टिगेशन के नाम पे अब हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, अब हम प्राइवेट सेक्टर फ्रेंडली बनेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आधार का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होने लगा, और टू बिकम रिचर एंड द मोर मीनिंगफुल। अब इस तरीके से क्या होता है कि आधार का यूज़ करके जो भी हमारी अब कंपनीज है, प्राइवेट सेक्टर है, तो अब वो बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल, मीनिंगफुल, रिचर अब वो धीरे धीरे बनने लगी। अब यहाँ पर होता है, अगला स्टेप आता है, दैट इज़ अ रेयर अलाइनमेंट ऑफ डायनेमिक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर है और उनकी जो टीम है, तो उनका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनका जो विजनरी टीम है, उसके बाद इंस्पायर्ड वॉलंटियर्स। अब इसमें बहुत सारे हमारे जैसे कि सिविल सोसाइटी हो गए, बिजनेस कम्युनिटी के लोग हो गए, पब्लिक सेक्टर के लोग हो गए, तो बहुत सारे इसमें जैसे कि वॉलंटियर्स आते हैं, विल लीड अ नेक्स्ट लीप फ्रॉगिंग द इंडियन स्टैक एज अ होल। यहाँ पे इंडियन स्टैक का रोल यहाँ पे बताया जाता है, दैट इज दिस इज इन द वर्क progress at Aadhaar authentication has shoot up to 2.2 billion per month, and the cumulative number over the past 12 years has crossed 100 billion। मतलब ये पूरे पैराग्राफ में ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए मिलता है कि अभी तक ये पूरा जब हमारा जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हमारे जो इंस्पायर्ड वॉलंटियर्स है, जब वो साथ में आते हैं, जब उन्होंने आधार को यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हम मंथली बात करते हैं तो 2.2 पर मंथ आधार के थ्रू सिटीजन ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ये तो था पर मंथ। अब उसके बाद पास्ट 12 ईयर्स में अगर हम देखते हैं, पास्ट 12 ईयर्स में, तो दैट इज़ 100 बिलियन की जो ऑथेंटिकेशन है वो प्रोसेस अब हम क्रॉस कर चुके हैं। उसके बाद हमारा अगला सवाल है, दैट इज़ गवर्नमेंट और इंटर गवर्नमेंटल जो डिपार्टमेंट होती है उसमें इनका कैसा यूज़ होता है। दैट इज़ बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट के मतलब विद इन हो, चाहे वो हमारे मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच हो, आधार डेटा कैन बी शेयर्ड बट विद द प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स। यहाँ पे मतलब प्रायर कंसेंट को यहाँ पे बात की जा रही है कि सिटीजन्स की अगर सहमति है, अगर वो अपनी सहमति देते हैं, तो गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के अंदर या इंटर स्टेट गवर्नमेंट वो आपस में आधार को भी शेयर कर सकते हैं। सी देखिए, आधार जो है, आधार UPSC प्रीलिम्स में बहुत पूछा जा चुका है, मतलब मल्टीपल्स टाइम वो रिपीट हो चुका है, तो आधार के कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। सो यहाँ पर हमें एक नया फैक्ट भी मिलता है कि हम सिटीजन्स थी प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी। और जब आप राइट टू प्राइवेसी की बात करते हो, मेंस के आंसर राइटिंग करो या इंटरव्यू में जब आप आंसर करो, तो ये इंपॉर्टेंट एक टर्म हमारे पास आता है, दैट इज़ प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इंटर स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हम आधार को यूज़ कर सकते हैं, हम सिटीजन्स का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्ट याद रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक्स की। बैंक्स के लिए मतलब आधार का या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। Banks and other regulated entities can store Aadhaar numbers as long as they protect it using vault and other similar means as in unique आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया सिक्योरिटी रेगुलेशंस। मतलब यहाँ पे आधार, जैसे कि हमने बैंक्स को अपने डेटा दिए, दैट इज़ आधार, हमने अपना डेटा दिया, हमारा बर्थ क्या है, हमारे जैसे हमारे आँख, हमारा आइरिस हो गया, हमारे फिंगरप्रिंट था पे, तो हमारा मतलब बहुत वाइटल सिटीजन्स डेटा, पर्सनल डेटा हम बैंक्स को दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बैंक्स जो है इनको कहीं ना कहीं तो वो स्टोर करेंगे, ऑलराइट। तो स्टोर करेंगे तो यहाँ पे ब्रीच होने की, मतलब वायलेशन होने की भी चांसेस रहते हैं। सो यहाँ पे अगर ये जो बैंक्स हैं, अगर ये जो कंपनी हो गई, दैट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, इनकी अगर वो सिक्योरिटी रेगुलेशंस को फुलफ़िल करता है, अगर वो सक्सेसफुली कर पाता है, तो वे वॉल्ट को यूज़ करके वो अपने सिटीजन्स का जो डेटा है वो उसको स्टोर कर सकते हैं। सो ये तो था कि ये बैंक्स के लिए प्रोविज़न हो गया, दैट इज़ आधार नंबर्स एज लॉन्ग एज दे प्रोटेक्टेड यूजिंग वॉल्ट, तो वो स्टोर कर सकते हैं। अगर जब उनका जो वॉल्ट है, अगर वो सिक्योरिटी रेगुलेशंस को अगर वो कंप्लाइंस करते हैं, तो वो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये था पहला पॉइंट बैंक्स के लिए। सो अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, दैट इज़
GSTN। जैसे कि हम जानते हैं 1 जुलाई 2017 को GSTN यानी कि GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये आता है, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए GSTN बनता है। तो इसमें भी आधार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारे जो भी मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन है, कस्टमर्स है, तो उनको मतलब जो उनकी ऑथेंटिकेशंस है, उनके टैक्सेशंस है, उनके चार्जेस है, उसको सक्सेसफुली पे करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क ये जो है ये बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ आधार और परमानेंट अकाउंट नंबर दैट इज़ पैन नंबर, ये उन 2 डेटाबेस का एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन सिस्टम है। इसी के साथ हम अगले अपने एग्जाम्पल में आते हैं दैट इज़ DG यात्रा। तो यात्रा का मतलब होता है दैट इज़ ट्रैवल, और यहाँ पे डिजिटल का मतलब होता है कि जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस वगैरह हो गया अब वो डिजिटल मैनर में होगा। मैनुअल इंटरप्रिटेशन जो होता है, मैनुअल इंटरफेरेंस होता है, वो अब कम से कम होगा। तो इस तरीके से इसके बारे में इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करा जाता है। देखिए जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो जैसे कि ट्रैवल, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्टेशन ये आपके ऑप्शनल ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो ये जो जैसे कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं ना, ये जो डेटाबेस वाला, इससे इनमें जो भी एग्जाम्पल्स है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये आपके वैल्यू एडिशन में, कंटेंट एडिशन में, एग्जाम्पल में, तो ये आपकी आंसर राइटिंग में ओवरऑल बहुत हेल्प करेगा। सो हम डिजी यात्रा को एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज़ ये एक एग्जाम्पल है दैट इज़ ग्रीन फील्ड मार्केट इनोवेशन का। देखिए ग्रीन फील्ड का मतलब होता है जैसे कि एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना। ऑलराइट, ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक हो गया आपका ग्रीन फील्ड, एक हो गया आपका ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड का हम इसको समझते हैं, मान लीजिए कोई पीस ऑफ लैंड है, सपोज एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, तो उसमें अगर हमें कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री अगर हमें वहाँ पे बिल्ड करनी है, तो हम जो एकदम स्टार्ट से करेंगे ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम हम जो स्टार्ट से करेंगे दैट इज़ कहलाएगा ग्रीन फील्ड, है ना, जो मतलब जो फर्स्ट हैंड हो गया, ओरिजिनल प्रोजेक्ट हो गया। और जो दूसरा हो गया दैट इज़ ब्राउन फील्ड, ये होता है कि हम लोग के पास बना बनाया ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड सिस्टम है और उस पर फिर हमने डिज़ायर्ड मॉडिफिकेशन वगैरह करी, उसको मॉडिफाई किया, उसको फिर अलग प्रोजेक्ट में, अलग फैक्ट्री, इंस्टीट्यूट या समथिंग हमने उसको फिर कन्वर्ट कर दिया, तो दैट इज़ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। तो इनोवेशन तो आप समझ ही रहे हो कि हमने मतलब उसको फिर नए, उसको यूनिक टाइप से हमने यूज़ किया है। तो इसमें आधार को जो होता है यूज़ किया गया, और इस तरीके से आधार को जो था, आधार फिर यहाँ उसके डिजिटल टूरिज़्म वगैरह में, तो फिर आधार यहाँ पे भी काम आता है। उसके बाद यहाँ पर अगला एग्जाम्पल हमें दिया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक क्लियर बोल के प्रोग्राम है। उसमें क्या होता है कि ये एक एक्सपीडिएटेड एयरपोर्ट सिक्योरिटी या फिर एयरपोर्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है। It is now active at 51 airports with about 15 million members at a cost of $369 per annum for a family of 4। मतलब ये US का एक स्कीम है जो मतलब एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी पर्पस होता है, पैसेंजर्स की जो टूरिस्ट आइडेंटिटी क्लेम होती है, ये उसको वेरीफाई करता है। और इसकी जो स्पेशलिटी बता रहे, जो फीचर्स है कि वो अभी 51 एयरपोर्ट्स पे एप्लीकेबल है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 50 मिलियन मेंबर्स हैं, और इसका टोटल कॉस्ट कितना है $369 पर एनम, और वो भी 4 फैमिली के लिए। तो ये हो गया यूएस का क्लियर प्रोग्राम, यहाँ पे यूएस का रेफरेंस लिया जा रहा है। उसके बाद इसका अगला एग्जाम्पल है दैट इज़ डिजी यात्रा। ये इसी से इंस्पायर होकर के बनाया गया है, दैट इज़ ये इसी का एक स्लाइटली डिफरेंट इंडियन वेरिएंट हो गया। ऑलराइट, तो इसमें जैसे कि क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए हैं, तो जैसे कि ये एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द इंडियन ट्रैवलर। तो देखिए अगर कोई इंडियन ट्रैवलर है तो उसको डीजी यात्रा में कोई कॉस्ट नहीं देना होगा, किंतु जैसे कि हमने देखा यूएस में इसकी कॉस्ट है $369। हो सकते हैं यहाँ पे फॉरेन लोगों के लिए कॉस्ट इंक्लूडेड हो। अगला पॉइंट होता है डिजी यात्रा इज अ बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल, यानी कि बेस्ट एक्सपीरियंस
बेस्ड ऑन अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। तो देखिए इसमें जो मतलब कस्टमर की, पैसेंजर की जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है ना, उनकी सिक्योरिटी चेकिंग है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता है, उनकी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जैसे कि उनके फेशियल स्ट्रक्चर हो गए, आइरिस वगैरह, तो इन सब को वहाँ पर एनालिसिस किया जाता है और टूरिस्ट को, पैसेंजर को फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करा जाता है। तो अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट के साथ साथ जो एयरपोर्ट सेक्टर की, एविएशन सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, उनका भी यहाँ पे कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, विच इंश्योर seamless identification of passengers at key checkpoints such as airport entry, security check, boarding gate क्लियरेंस। तो जब इनका कॉपरेशन है दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का, तो यहाँ पे फिर मतलब कोई रुकावट नहीं होती है, मतलब गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, प्राइवेट सेक्टर इतना एफिशिएंट होता है, तो फिर यहाँ पे हम एयरपोर्ट एंट्री पॉइंट पे सिक्योरिटी चेक, बोर्डिंग गेट क्लियरेंस, यहाँ पे फिर आराम से सारी प्रोसेस निर्बाध रूप से फिर आगे बढ़ती है। This pilot have shown that about 2 lakh passengers have utilized this successfully। देखिए जब आप किसी स्कीम को आप क्रिटिकली एनालाइज करते हो, जब आप अपना मेंस का पेपर लिखोगे तो उसमें जब आप क्रिटिकली एनालाइज की बात होती है ना, तो उसमें फिर अगर आप पॉजिटिव पॉइंट्स में लिखते हो, बेनिफिट्स लिखते हो, तो जब आप उसकी सक्सेस को मेंशन करोगे ना, तो आप लिख सकते हो कि डिजी यात्रा जैसे कि हो गया, तो जैसे कि JS3 में हो गया, ज्योग्राफी ऑप्शनल में हो गया, तो आप बता सकते हो कि एक सक्सेसफुल स्कीम रहा है जिसमें 2 लाख पैसेंजर्स है, तो उन्होंने इसको सक्सेसफुली यूटिलाइज किया है। ये पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। ऐसे करके आप फिर पेपर में आप कोट कर सकते हो। आफ्टर दैट, air passenger in traffic was estimated to be over 188 million in airports across India in the financial year 2022। तो ये जैसे कि डेटा हो गया है ना। तो जैसे कि आप ये अगर इम्पॉर्टेंट लगता है आपको, तो आप इसको ऑब्वियसली याद रख सकते हो, तो आप पेपर में कोट कर सकते हो। ये उनकी स्कीम की क्रिटिकल एनालाइज में, सक्सेस बताने में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और ऑब्वियसली अगर आप कुछ डेटा कोट कर पाते हो, तो ये आपको ऑफकोर्स नंबर फेचिंग में भी हेल्पफुल होगा। आफ्टर दैट, आउट ऑफ वूम 22 मिलियन वर इंटरनेशनल पैसेंजर्स। यहाँ पे बताना है कि जो 22 मिलियन है वो हम लोग की इंटरनेशनल पैसेंजर है। व्हेन डिजी यात्रा रीच्ड अ थर्ड ऑफ देम, इट विल लीड टू फर्दर सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट्स एंड मोर इनोवेशन। अब देखिए यहाँ पे फिर इसकी डिजी यात्रा की फर्दर इनोवेशन एंड इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है कि इतने पैसेंजर्स इंटरनेशनल हो गए, डोमेस्टिक हो गए। देखने के बाद अब यहाँ पे हम इसमें आगे और इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट होगा। उसके बाद जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का अगला अच्छा एग्जांपल है, दैट इज़ डिजी लॉकर। तो जैसे कि आपने लॉकर सुना होगा, तो लॉकर में बेसिकली क्या होता है, हम पैसे रखते हैं, है ना। इसमें सिक्योरिटी होती है, प्राइवेसी होती है। तो ये हो गया हमारा लॉकर। हम अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी रखते हैं यहाँ पे। तो ये एक डिजिटल लॉकर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको बिल्ड किया है। तो इसमें जो हमारे सिटीजन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अपने क्रूशियल डेटा जैसे कि उनकी डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, उनके ID कार्ड हो गए, तो इस टाइप की जो उनकी क्रूशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उनको यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर रहा है। कैसे, आइए हम इसको एनालाइज करते हैं। सो वन ऑफ द लीस्ट नोन DPI, तो राइटर कहते हैं कि अभी तक थोड़ा कम पॉपुलर है एज कम्पेयर टू आधार, पैन, डिजी यात्रा। तो ये थोड़ा लीस्ट कंपेयर है, जिसके ऑलमोस्ट 150 मिलियन यूजर्स हैं, 6 बिलियन स्टोर्ड डॉक्यूमेंट्स है। मतलब ये बता रहे हैं कि यूजर बेस इसका 150 मिलियन का है, और इसकी जो 6 बिलियन स्टोर डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे 6 बिलियन, मतलब ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। तो 6 बिलियन स्टोर डॉक्यूमेंट है एंड डन विद अ टाइनी बजट ऑफ ₹50 करोड़ ओवर 7 ईयर्स। तो इसका जैसे कि ऑलमोस्ट अब 7 साल इसको होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 7 साल में इसमें ऑलमोस्ट 50 करोड़ का जो बजट है इसमें लगा है। आफ्टर दैट, प्लान्स आर अफोर्ड टू एक्सपैंड इट टू मेनी कंट्रीज अराउंड इट विद द माइक्रोस्कोपिक बजट। और इसमें ये अभी अपना जैसे कि इंटरनेशनल एक्सपेंशन है, अदर कंट्रीज में भी एक्सपेंशन है, तो ये उसको भी आगे प्लान बना रहे हैं। व्हेन वन अप्लाइज फॉर अ पासपोर्ट नाउ, वन नीड नॉट इवन अपलोड एनी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एनी मोर और सबमिट सम नोटराइज्ड पेपर्स। देखिए अब एक बार जब डिजी लॉकर जब हम यूज़ करते हैं ना, जब यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह किसी ने सबमिट किया, उसके बाद वहाँ पे फिर उसको जैसे कि PDF डॉक्यूमेंट हो गया या पेपर डॉक्यूमेंट हो गया, तो अब उसको ये सब जो प्रोसेस होता है उसको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास आधार है, आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास खुद का डिजी लॉकर है,
और यू आर डन विद द प्रोसेस। उसके बाद अ सिंपल कंसेंट ऑन द पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म अलाउिंग इट टू फेच द रिलेवेंट डेटा फ्रॉम द डिजी लॉकर डज द मैजिक। देखिए यहाँ पे ना कंसेंट की बात की जा रही है। जब जैसे कि पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म हो गया तो वहाँ पे फिर आपसे कंसेंट ले लिया जाएगा कि आप अपने डिजी लॉकर का एक्सेस दे रहे हो कि नहीं, और उसके बाद जब आप कंसेंट दे दोगे उसके बाद फिर आपका डेटा वहाँ से फेच हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो है कस्टमर की कंसेंट के साथ उनकी डेटा को यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए ये जो था पासपोर्ट वगैरह ये था ट्रैवल के कंसेप्ट में। अब हम बात करते हैं फाइनेंस जो सेक्टर हो गया, वहाँ पे फिर ये जो डिजी लॉकर है वो कैसे हेल्पफुल है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि कुछ कंपनीज हो गई जैसे कि जेरोधा, अपस्टॉक, रेजरपे, इक्वल, और ये जो इंश्योरेंस और फिनटेक कंपनीज हैं ये डिजी लॉकर एपीआई जो है ये इनका यूज़ करती है। तो इनमें जैसे कि इनको कस्टमर को जानना, नो योर कस्टमर क्लाइंट हैपेंस तो इट ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। अब जैसे कि इन्होंने जब भी अपना आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, डिजी लॉकर, तो जब ये यहाँ पे अपलोड करते हैं तो इनके लिए जो केवाईसी करना होता है ये प्रोसेस ईजी हो जाता है और बहुत जल्दी तुरंत हो जाता है। डिजी लॉकर वाज यूज्ड इन कर्नाटका पुलिस रिक्रूटमेंट ड्राइव। जैसे कि कर्नाटका में एक एग्जाम्पल बताते हैं हमारे स्टेट का कि वहाँ पे जब पुलिस रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रहा था तो वहाँ पे जब उन्होंने कैंडिडेट से डिजी लॉकर के थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करा था तो वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया था। ओरिजिनली मतलब ये जो ओरिजिनल प्रोसेस होता है, पेपर प्रोसेस होता है, तो उससे मतलब 6 महीना कम समय लगा था इनको, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास 6 महीने बच गए। तो जो भी हमारे यूथ है उनको जल्दी रोजगार मिला, सिस्टम एफिशिएंट हुआ, है ना। तो ये हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम्पल है कि कैसे स्टेट डिजी लॉकर यूज़ करके वो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो उसको कितना ईजी बना सकते हैं। Today, it is travesty that there is no single portal where industry can see all the necessary and many unnecessary compliances whether यूनियन और अ स्टेट लेवल। देखिए यहाँ पे अभी भी यहाँ पे राइटर एक चैलेंज बता रहे हैं, एक इशू बता रहे हैं कि अभी भी हमारे पास एक ऐसा सिंगल पोर्टल नहीं है जहाँ पे इंडस्ट्री मतलब जो एम्प्लॉयज़ हो गए, है ना, जो एम्प्लॉय करने वाले हो गए, है ना, तो इन लोगों के बीच में जो आइडेंटिफिकेशन का जो इशू है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जो एक ऐसा सिंगल पोर्टल सही से अभी बना नहीं है, चाहे वो यूनियन लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। फिर आगे राइटर बोलते हैं कि इफ़ एन एंटरप्राइज डिजी लॉकर कैन बी क्रिएटेड, यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं एंटरप्राइज डिजी लॉकर। देखिए आप ये सजेशन को, और राइट मैं आपको बार बार हिंट देती हूँ क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते ही सीखते हैं, और राइट, और ये हमारे जहन में भी रहता है। तो जैसे कि एंटरप्राइज डिजी लॉकर, तो आप इसको यहाँ पे हाईलाइट करके रख सकते हो, नोट्स बना के रख सकते हो। जब आप डिजिटल एरा की बात करोगे, जब आप GS3 इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, पॉवर्टी की बात करोगे, या गुड गवर्नेंस, है ना, जब आप डिजिटल गवर्नेंस इन सब की आप बात करोगे तो आप इसको कोट कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको इसमें अच्छे नंबर मिलेंगे। तो enterprise DigiLocker can be created, then it can be loaded to as many downloads of PAN, GSTN and other documents as needed to multiple departments across many states, सेविंग ह्यूज कॉस्ट एंड हेडेक फॉर द बिजनेस। देखिए ये सब यहाँ पे इन्होंने इश्यूज भी बता दिए कि हम जो हमारी कॉस्ट है वो महंगी है, बिजनेस के लिए हेडेक है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह। तो हम जब एक ऐसा पोर्टल बना देते हैं जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैरी करता है ना, तो अब हमारे पास पैन है, GSTN है और सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर हैं, तो ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, जैसे कि हमारा कॉस्ट बच जाएगा, बहुत हमारा कॉस्ट कट डाउन हो जाएगा, बिजनेसमैन के लिए जो अदर हेडेक होते हैं वो नहीं होंगे। और उसके बाद चूंकि ये सेंटर हो गया, स्टेट लेवल पर हो गया, तो जो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस है वो भी सीमलेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट और यूनियन के जो रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, तो फिर वो दिक्कत बाधा यहाँ पे नहीं आएगी इंडस्ट्री के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पर एक रिवोल्यूशनरी एग्जाम्पल दिया जाता है, दैट इज UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो ये हम सब अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा सिस्टम है इंस्टेंट पेमेंट के लिए। तो यहाँ पे ये जो इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, देखिए इससे ना एक्चुअली प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। UPI में UPSC ऑलरेडी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है, सो UPI पे भी आप थॉरोली मतलब अपना कमांड रखिएगा। सो यहाँ पर हम UPI के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये जो है अंडर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। After that, it has now crossed 8
बिलियन ट्रांजेक्शन पर मंथ, मतलब ये एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। ऑलराइट, तो ये इसकी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं कि कैसे हम सिटीजन्स, हम इंडियंस इसकी यूटिलाइजेशन को कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी हर महीने इसमें ऑलमोस्ट 8 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और इन्होंने ऑलमोस्ट 180 बिलियन डॉलर एक मंथ में 180 बिलियन डॉलर का इन्होंने ट्रांजेक्शन कर लिया है आफ्टर दैट। और ये ऑलमोस्ट इंडिया की जीडीपी का 65% ऑफ शेयर कंप्राइज करता है पर एनम, है ना, पर एनम। देखिए यहाँ पे 2 टाइप की डेटा है, एक पर मंथ वाइज है और एक पर एनम वाइज है। ऑलराइट, तो डिफरेंस क्लियर रखिएगा कि पर मंथ 8 बिलियन ट्रांजेक्शन, पर मंथ 180 बिलियन डॉलर वैल्यू की जो ट्रांजेक्शन है। आफ्टर दैट ये इंडिया की जीडीपी का पर एनम 65% ऑफ शेयर ट्रांजेक्शन में रखता है। किंतु हाँ, यहाँ पर अब यहाँ पे और इसका क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है जब हम यूपीआई के बारे में बात करते हैं। तो ये बोलता है कि जीडीपी और यूपीआई का क्या रिलेशन है ना, जीडीपी और यूपीआई का क्या रिलेशन है। तो क्या हमारा जो यूपीआई इतना ग्रो किया है, तो क्या इससे हमारी जीडीपी के ग्रोथ में इसका कैसा असर है, क्या ये सिग्निफिकेंट था, कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या फिर ये जीडीपी न्यूट्रल है, कुछ असर ही नहीं हुआ जैसे पहले के था। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ पे फिर राइटर रेज करते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे फिर आगे बोलते हैं, इन अदर वर्ड्स डज इट मेरली टेक अवे द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पेमेंट थ्रू यूपीआई ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे राइटर ये भी डाउट जताते हैं कि पहले जो भी हम लोग का कैश पेमेंट होता था या कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह हो गया, तो ये उसने क्या किया, सिर्फ इसको रिप्लेस किया है कि अब सारी चीज़ें डिजिटल और यूपीआई के थ्रू हो रही है, या वाकई में इसने कुछ खुद का एक कस्टमर बेस, खुद की कोई मतलब जो होता है कस्टमर ऐड करना, जीडीपी में वैल्यू ऐड करना, तो इन्होंने खुद का कुछ किया है। अगला राइटर क्वेश्चन बोलते हैं, डज इट अलाउ दोज हु नेवर ट्रांजेक्टेड बिफोर टू कम ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड इंक्रीज द साइज ऑफ केक। मतलब यहाँ पे राइटर और एक इशू यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कि जो पहले बैंकर्स थे, जो बैंक या कैश मीडियम यूज़ कर रहे थे, या और फिर ऐसे भी पॉपुलेशन हमारी थी, जैसे कि बहुत सारी रूरल पॉपुलेशन होगी, या वुमेन पॉपुलेशन होगी, या इलिटरेट पुअर पीपल हो गए। सो या स्मॉल, बहुत ही जो स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री होती है, ये उन लोगों को लेके बात करती है। क्या ऐसी जो हमारी पिछड़ी पॉपुलेशन है, तो क्या वो भी हमारे मतलब यूपीआई का हिस्सा बने, उन्होंने भी यहाँ पे अपना शेयर कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो वी कैन ऑब्वियसली से कि हाँ, उनका भी रोल है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं जस्ट फॉर कॉमन सेंस कि हाँ, इम्पैक्ट तो पॉजिटिव है। आफ्टर दैट, इंडियाज डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मार्क्स आवर सेकेंड वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक फ्रीडम फ्रॉम द डे टू डे ड्रेजरी ऑफ लाइफ एंड ट्रांजेक्शन। देखिए, एक तो फ्रीडम हमें मिल गया था 15 अगस्त 1947 को, पॉलिटिकल फ्रीडम। अब ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमें एक सेकेंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देगा, दैट इज इकोनॉमिक फ्रीडम की। अब हमें अननेसेसरी जो मतलब डॉक्यूमेंट्स का झंझाट, ट्रांजेक्शन का झंझाट, लाइन पे लगो, है ना, ढेर सारे पेपर्स फिल करो वगैरह वगैरह, तो हम जो इतनी सारी हम जो मतलब स्ट्रेस अपने लाइफ में देखते हैं, तो अब ये उसको कम कर देगा। तो ऑब्वियसली हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हम बहुत हद तक इकोनॉमिक फ्रीडम हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो सिस्टम है, हमारा प्रोसेस है, उसका वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन बहुत स्मूथ हो जाएगा। प्लस करप्शन, जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है हम जैसे आम नागरिकों के लिए, तो ये जो करप्शन है, इसकी भी प्रॉब्लम बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि which has made it become our new business backbone that is powering India towards 25 trillion economy by the 100th year of our political independence। देखिए, अभी हमारा तो क्या है कि 75th इंडिपेंडेंस एरा चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। अब राइटर यहाँ पे फ्यूचर का विजन देखते हैं, दैट इज जब हमारा 100वां जब हमारा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे राइटर ने 2 टाइप की इंडिपेंडेंस की बात करी है, एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की, इकोनॉमिक फ्रीडम की, दूसरा दैट इज पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की। तो राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि जब हम 100 ईयर ऑफ हमारा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस हो जाएगा, दैट इज 2047, ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारी जो इंडिया की जीडीपी है वो हो जाएगी 25 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अभी हम बात करते हैं अभी जैसे कि हमारा प्रेजेंट है ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन के आसपास, हम एस्पायर करते हैं 5 ट्रिलियन डॉलर के लिए। तो अब तब तक हमारा जो इकोनॉमी है वो $25 के लिए वो बन जाएगा। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे बिजनेस को, हमारी इंडस्ट्री को, एम्प्लॉयमेंट को हमें बूस्ट करने में। उसके बाद यहाँ पे अगला
राइटर अपॉर्चुनिटी देखते हैं, दैट इज़ चैट जीपीटी। अभी आपने भी देखा होगा कि अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी एक नया इनोवेशन आया है, दैट इज़ चैट जीपीटी। ये हमें कंटेंट बताता है, कंटेंट राइटिंग में, हमारे रिसर्च पेपर वगैरह में। तो ये इसको डे टू डे लाइफ में, क्वेश्चंस में ये चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है हमें ऑर्गेनाइज डेटा एंड कंटेंट हमें देने में। तो यहाँ पे जब चैट जीपीटी इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया स्टैक से जब ये मर्ज होगा, तो ऑब्वियसली ये भी हमारे लिए एक बहुत ही ऑसम इनपुट, डेटा प्रोसेसिंग, आउटपुट, सजेशन ये हमें देगा। तो इस तरीके से जो राइटर हैं ये फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट से लेकर के एक बहुत ही होपफुल अपॉर्चुनिटीज़ और वे फॉरवर्ड हमें बताते हैं। तो इसी के साथ मेरा जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला जो टॉपिक था ये मैं अब ओवर करती हूँ। अब मैं मूव करती हूँ अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि मुझे इससे सपोर्ट मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही ऑसम कोर्सेज एंड कंटेंट लाती रहूं। हमारा अगला टॉपिक है दैट इज इंडिया नीड्स पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन। ये जो राइटर हैं ये बेसिकली ऑलरेडी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अपना सर्विस दे चुके हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली पब्लिक पॉलिसी, मतलब हम अपनी सिटीजन्स के लिए, हम अपनी जनता के लिए हम कैसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनकी किस किन ज़रूरतों का ख्याल रखना है, किस चैलेंजेस को हमें फेस करना है। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, ये जो पूरा कंटेंट है, ये मतलब पब्लिक पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप चूँकि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको भी ये आइडिया होगा कि जो इनिशियल लेवल पे या अर्ली टाइम पे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बेसिकली पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, इम्प्लीमेंट करना। आफ्टर गेनिंग सम सीनियरिटी वो फिर पब्लिक पॉलिसी मेकिंग वगैरह में वो फिर इंडल्ज हो जाते हैं। वो पॉलिसी सीनियर पॉलिसी बनाते हैं और जो जूनियर लेवल पे होते हैं, यंग होते हैं, तो वो पॉलिसी फिर इम्प्लीमेंट करते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये हमारे GS2 के हिसाब से, एथिक्स के हिसाब से, उसमें जैसे कि गवर्नेंस हो गया, रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स हो गया, और फिर पब्लिक पॉलिसी, ग्रीवांसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ये जो वेरियस मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आप भी इसको मतलब कॉन्टेक्स्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज आप भी इसको पुट कर सकते हो। तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो मतलब राइटर है वो बताते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर पिवटल इन डिसाइडिंग फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी ऑफ कंट्री। तो अब जैसे कि गवर्नमेंट मान लीजिए, सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का। तो जब गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी लाई थी तो उनका मकसद था कि हम सारे अननेसेसरी लॉस को हम ख़त्म करें, अननेसेसरी इंस्पेक्शन को हम एंड करें, और हमारा जो बिज़नेस सिस्टम है, बिज़नेस इकोसिस्टम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट, स्मूथ, फ्लॉलेस और प्रोसेस मतलब उसका अच्छा सिस्टम बिल्डअप हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हम बिल्ड कर सकें, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग बने। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट क्या निकला? हमारे यहाँ इंडिया में धीरे धीरे स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस ये बूम होने लगा। ठीक है, जैसे कि भारत पे, फिर नाइका, और भी जोमेटो, स्विगी, और इस टाइप से बहुत सारे जो मतलब स्टार्टअप्स वगैरह हैं, बिजनेस वगैरह है, तो वो ऑब्वियसली वो ब्लूम हुए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पॉलिसी, एक रिलेवेंट पॉलिसी हमारे कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद गुड पब्लिक पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर, ये हमने अभी तुरंत डिस्कस किया कि कैसे इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कैसे पब्लिक वेलफेयर होता है, और इससे फिर जब हमारे पास कंट्री में, इकोनॉमी में पैसा आता है तो जो सिटीजन्स हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उनकी इम्प्रूवमेंट होती है। तो अब जैसे कि मान के चलिए ट्रांजैक्शन, फिनटेक कंपनीज़ हैं, ट्रांजैक्शन हो गया, पेमेंट हो गया, अब चूँकि वो डिजिटल है ना, जैसे कि पेटीएम वगैरह हो गया, ऑलराइट, पेटीएम है या भारत पे है, तो इससे हमारे जो भी सिटीजन्स हैं, मर्चेंट्स हैं, तो उनको पेमेंट के लिए बहुत सुविधा हो गई है। अब उनको अननेसेसरी बैंक में लाइन लगना है ना, या करेक्ट प्रोसीजर से गुजरना, अब उनको ये सब नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा इकोनॉमी, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पूरा कंबाइन होकर के हमारे कंट्री को, सिटीजन्स को, इकोनॉमी को कितना बेनिफिट देता है। तो ये मतलब एक अच्छे पब्लिक पॉलिसी की नीड है, और एग्ज़ाम में भी, इंटरव्यू में भी आप बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे इसके बेनिफिट होते हैं, आप इन्हें कोट कर सकते हो। आफ्टर दैट हमारे पास अगला इशू है कि अब जो पब्लिक पॉलिसी है,
ऑलराइट, जैसे कि हम मोर ऑफन हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार ये गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट तो बेकार है, हाँ उसको लाओ फलाना ढिमकाना, हम ऐसे गवर्नमेंट को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं पब्लिक पॉलिसी को लेकर के। तो इसमें एक्चुअल हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट लेवल पे या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे तो जो राइटर हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे जो एक पब्लिक पॉलिसी, ऑलराइट, पब्लिक पॉलिसी इसको एज अ कोर्स, एज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम कंसिडर नहीं किया जाता है। आप ये जो टॉपिक है आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए कि जैसे कि हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, तो या हायर एजुकेशन में पब्लिक पॉलिसी बोल करके एक कोर्स इस्टेब्लिश नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक पॉलिसी देखिए ये जो है ये बहुत ही लेस कॉमन है, ऑलराइट, क्योंकि अब हम जैसे कि हम एक जैसे कि कॉमन सिटीजन हो गए, तो हमें नॉर्मली इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, फिर कुछ बहुत करेजियस पर्सन होते हैं तो आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन भी बनते हैं। तो किंतु पब्लिक पॉलिसी ये बहुत ही लेस कॉमन है, ऑलराइट। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में उनका ज़्यादा रोल नहीं है। प्लस जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर के लिए, है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी अप्लाई करते हैं, तो उनका आपने भी वो एग्ज़ाम पैटर्न फेस किया होगा, कर रहे होंगे। तो एक तो हो गए जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह, तो ये हो गए 1 लाइनर टाइप के हो गया। तो यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी जैसा कुछ है नहीं यहाँ पे। आफ्टर दैट यूपीएससी जो एग्ज़ाम होती है यहाँ पर भी मतलब पब्लिक पॉलिसी बोल करके एक अलग से कोई टॉपिक, सब्जेक्ट या स्पेशलाइज्ड कोर्स पेपर ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ एक बहुत ही जेनरिक और जनरल सेंस में उसको लिया जाता है, ऑलराइट। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो अब देखिए पब्लिक पॉलिसी जो राइटर है वो एक एक्सपीरियंस्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट है, तो उनको जो अपने सर्विसेज में जो चैलेंजेस फेस हुए या उनको जो एक्सपीरियंसेस मिले, तो वो उस बेसिस पे ये अपना सजेशन देते हैं। आफ्टर दैट राइटर बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया में पब्लिक पॉलिसी को लेकर बहुत लिटिल इंटरेस्ट है। ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉलिसी मेकर्स, that is civil service officers, are exposed to the formal study of public policy and public administration। और मतलब यहाँ पे जो बहुत ही स्मॉल नंबर हैं पॉलिसी मेकर्स में, उनमें बहुत कम ही लोग हैं जिनको पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जिनका एक्सपोजर है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी हैज़ मेनी टैलेंटेड पीपल वर्किंग एट वेरियस लेवल। हमने भी देखा है, हम जब अपने यूपीएससी के लिए पढ़ाई करते हैं तो हम भी ऐसे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स और हमारे सिविल सर्वेंट्स को देख के हम भी बहुत इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, किंतु governance is still perceived to be lagging behind private sector management in terms of efficiency and effectiveness। देखिए ये हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं, ऑलराइट, ये हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं कि अगर कुछ भी गवर्नमेंट सर्विसेज की बात हो, और कुछ साल पहले तो और भी बहुत ख़राब थी, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ट्रैवल हो गया, तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट को देखते हैं कि यहाँ पे जो उनकी सर्विसेज है उनकी क्वालिटी पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। अब जैसे कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर होटल में जाओ, मॉल में जाओ या प्राइवेट स्कूल में जाओ, अब देखोगे वहाँ पे सब कुछ फास्ट है, स्मूथ है, रिजल्ट है। तो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनका लेवल थोड़ा पुअर हो जाता है। आफ्टर दैट राइटर बताते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि हमारी पब्लिक पॉलिसी या गवर्नमेंट सर्विसेज इतनी पुअर क्वालिटी के क्यों है? क्योंकि लैक ऑफ ट्रेनिंग इन पब्लिक मैनेजमेंट। और यहाँ पे हम इसको बहुत डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि पब्लिक मैनेजमेंट में हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं किया जा रहा है, और इसमें क्या क्या इश्यूज़ है। जैसे कि मेनी पॉलिसी मेकर्स आर अंडर इक्विप्ड टू डेवलप इफेक्टिव पॉलिसीज़। यहाँ पे जैसे कि हमने डिस्कस किया, बहुत सारे जो पब्लिक पॉलिसी एजुकेशन है वहाँ पर उनको सही तरीके से उनको ट्रेनिंग वगैरह उनको नहीं होती है। जब जो ब्यूरोक्रेट है जब वो सर्विसेज में आते हैं तो उनका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत हद तक इंस्टीट्यूशन होता है कि उन्होंने उनके जो भी एक्सपीरियंसेस है या उनको जो लग रहा है वो इंस्टीट्यूटिव बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग लेते हैं। किंतु यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जब वो पब्लिक पॉलिसी में ट्रेनिंग लेने के लिए इंडिया के एक बेस्ट कॉलेज में गए थे, इंस्टीट्यूट में गए थे, तो वहाँ पे फिर जब उन्होंने पब्लिक पॉलिसी चेंज में ये जो पर्टिकुलर कोर्स है यहाँ पे जब उन्होंने ट्रेनिंग ली, तब उनके जहन में बहुत ही पैराडाइम शिफ्ट हुआ। अब वो इंस्टीट्यूशन या फिर एक्सपीरियंस पे या गट फीलिंग पे वो डिसीजन मेकिंग नहीं लेते थे। अब उनके पास प्रॉपर सिस्टमैटिक थिंकिंग, डेटा इनपुट, तो अब उनके पास प्रॉपर सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग पैटर्न था कि हाँ अब उन्हें कैसे पॉलिसी मेकिंग करनी है।
फिर राइटर बताते हैं कि इंडिया में ऐसे जो एग्जीक्यूटिव जो जॉब्स हो गए या ऐसे जो भी हमारे प्रोग्राम्स हो गए हैं वो भी मतलब गवर्नमेंट लेवल पे है ना, गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट सेक्टर लेवल पे वो भी मतलब बहुत कम है। यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन पब्लिक मैनेजमेंट में प्रॉपर तरीके से उसको नहीं दी जाती है, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन को दी जाती है। जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, कैट हो गया, मैट हो गया, प्लस यहाँ पे फिर IIMs है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर के जितनी प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, सिमिलरली पब्लिक मैनेजमेंट, पॉलिसी मैनेजमेंट, इसको लेकर के इंडिया में प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम, इकोसिस्टम नहीं है। यहाँ पर राइटर कोट करते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का डेटा, दैट इज देयर आर 3,182 इंस्टीट्यूशन विद एन अप्रूव्ड इनटेक ऑफ 4.22 lakhs in business management program, but only about 130 public and private and not for profit universities that cater other public administration programs, and only 29 institute that of public policy program। यहाँ पे जो राइटर है इस पैराग्राफ में वो डेटा देते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए और पब्लिक मैनेजमेंट या पब्लिक पॉलिसी के लिए कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। तो राइटर बताते हैं कि बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ऑलमोस्ट 3,000 इंस्टीट्यूशन है, 4 लाख वहाँ पे मतलब स्टूडेंट है। बट जब हम बात करते हैं पब्लिक मैनेजमेंट की, जब हम बात करते हैं पब्लिक मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे ओनली 130 इंस्टीट्यूट है, मतलब पूरा पब्लिक सेक्टर मिला के, प्राइवेट सेक्टर मिला के, नॉन फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन मिला के सिर्फ 130 पब्लिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। उसमें से भी 29 इंस्टीट्यूट ओनली ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम्स वो ऑफर करती हैं। ऑलराइट, उसके बाद राइटर बताते हैं कि इसका रीज़न क्या है, हमारे पास पब्लिक मैनेजमेंट के लिए इतने कम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ क्यों इतने कम है। तो बताते हैं कि यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो बहुत कम है, इनकी जो जॉब अर्निंग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पहली बात, जैसे कि हमने डिस्कस किया, प्राइवेट सेक्टर यहाँ गवर्नमेंट में ज़्यादा रोल नहीं करता है, उनका कुछ लिमिटेड रोल ही रहता है। ऑलराइट, जैसे कि कभी एडवाइजरी रोल हो गया, कंसल्टिंग करना हो गया, या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। तो यही कुछ सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट को हेल्प करता है, असिस्ट करता है। साथ ही साथ जो पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टूडेंट्स को फिर वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देना पड़ता है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पब्लिक पॉलिसी वगैरह को नहीं कैटर किया जाता है। इस तरीके से वेरी फ्यू सिविल सर्वेंट who have got exposure to the public management before joining services। तो इतने सारे इश्यूज़ की वजह से क्या हो जाता है कि बहुत कम, जैसे कि जो पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ रहे हैं, जो इस फील्ड को कैटर कर रहे हैं शुरू से, तो सिर्फ उन्हीं को ही आइडिया होता है। अदरवाइज फिर बाकी जो बहुत ही लार्ज सेक्शन ऑफ हमारे वर्क फोर्स का है, तो वो फिर इससे पीछे रह जाते हैं। उसके बाद राइटर बताते हैं कि अब्रॉड में भी जो है जो भी इंडिया के हमारे ऑफिसर्स हैं वो अब्रॉड भी इसके लिए जाते हैं पढ़ने के लिए। और राइट, यहाँ पर वो मतलब अच्छे से फिर बताते हैं कि there are few opportunities for in-service officers to study public management in India and abroad। तो इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफिसर्स का मतलब होता है जब वो सर्विस में आ जाते हैं, उनके बाद जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो दैट इज़ इन सर्विस ट्रेनिंग। तो बताते हैं अगर जो ऐसे हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, अगर वो बाहर जाके भी मान लीजिए इंडिया के किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ना हो, या अगर उनको बाहर अब्रॉड वगैरह भी जाना हो, तो वैसे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं किंतु कम हैं। उसके बाद फिर बताते हैं कि जब ऐसे सिविल सर्वेंट्स का जब वो ज्वाइनिंग करते हैं, जब वो सर्विस ज्वाइन करते हैं, तो उनमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम अंडरगो डिपार्टमेंटल इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ पे हो गया कि डिपार्टमेंटल लेवल पे उनका इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, जो कि बेसिकली फोकस होता है रोल दैट दे प्ले इन देयर डिपार्टमेंट। मतलब वो उनको जो भी डिपार्टमेंट असाइन किया जाएगा तो वहाँ पे वो क्या रोल प्ले करेंगे, तो वहाँ पर उनको फोकस किया जाता है। किंतु दे डू नॉट लर्न मच अबाउट हाउ टू मेक गुड पब्लिक पॉलिसीज। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के उनके प्रोग्राम रोल के बारे में तो उनको बता दिया, किंतु वो कैसे एक अच्छी पब्लिक पॉलिसी बनाएंगे ये उनको नहीं बताया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे राइटर और एक डेटा प्रस्तुत करते हैं, दैट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो ये एक इंस्टीट्यूट हो गई। तो यहाँ पे एक डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज़ पिछले 10 साल में, यानी कि 2012 से 2021, इस 10 सालों में सिर्फ 194
civil service officers, including 86 from IAS, went abroad to study public management at master's level. ऑलराइट, तो यहाँ पे जैसे कि राइटर ने यहाँ पे बोला था कि उनको अब्रॉड जाने की भी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, तो उसके लिए फिर राइटर डेटा देते हैं और बताते हैं कि पिछले 10 साल में सिर्फ 194 सिविल सर्वेंट्स ही अब्रॉड गए हैं, और इनमें से भी जो 86 हैं वो IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, और वो अब्रॉड गए हैं मास्टर्स लेवल पे उनको स्टडी करने के लिए. विद इन द कंट्री देयर आर 5 इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे 5 इंस्टीट्यूशन को मेंशन किया जा रहा है, in which 194 civil service officers have been sponsored by the government for full-time public policy courses in the last 3 years. ये 3 साल में मतलब ऑलमोस्ट ऐसे 5 ही इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो लेक्चर है, जो कोर्सेज है वो उनको ऑफर करा है. कॉन्ट्रास्ट दिस with 1.3 lakh ग्रुप ए ऑफिसर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुडे. और इससे फिर बताते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनमें ग्रुप ए ऑफिसर्स है ना, तो इनकी संख्या कितनी है 1.3 लाख ऑफिसर्स हैं, और उनमें से भी वो ट्रेनिंग खाली इन लोगों को मिला था 194. तो ये बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट 0% के करीब है. ये तो मतलब बहुत ही मैन्यूस्कल फ्रैक्शन है जिनको प्रॉपर तरीके से पब्लिक मैनेजमेंट में जिनको ट्रेनिंग मिली है. तो ये तो यहाँ पे राइटर ने बहुत सारे चैलेंजेस बता दिए, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा वैसा. तो क्या कोई सजेशन भी है, क्या कोई सुधार करने का उपाय भी है? तो राइटर फिर अपने तरफ से 3 सजेशंस देते हैं. तो 3 सजेशन तो एक बेसिकली हो गया, एक हो गया UPSC लेवल पर, दूसरा हो गया कि हम कोर्सेज वगैरह प्रॉपर तरीके से बनाएं, और तीसरा हो गया है कि हम ऐसे पोजीशन पोस्ट हम क्रिएट करें. ऑलराइट, ऐसा हम जॉब दें, ऐसे हम पोजीशन बनाए गवर्नमेंट में जहाँ पर पब्लिक पॉलिसी को प्रायोरिटी दी जा सके. तो ये 3 लेवल पर राइटर सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं. तो चलिए हम सबसे पहले UPSC वाले को हम डिस्कस करते हैं. तो देखिए UPSC को डिस्कस करने से पहले हम एक बार पैटर्न को देखते हैं. जैसे इधर हो गया, तो जैसे कि मेंस होता है तो यहाँ पे GS हो गया, ऑप्शनल हो गया. तो देखिए GS में भी जो GS2 वगैरह हो गया है, तो यहाँ पे बहुत ही जो जेनरिक पार्ट है वो कवर होता है. ऑप्शनल में भी फिर राइटर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो ऑप्शनल में वो ऐसे सब्जेक्ट्स भी रखते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट, मोर देन हाफ, जो उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट नहीं होता है. सपोज जैसे कि इला मैम है, वो 2016 आई थिंक 2016 बैच की हैं. तो जो इला मैम है, इला मैम, तो जैसे कि मतलब उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, किंतु वो फिर यहाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ फिर उन्होंने ह्यूमैनिटीज़ दे करके उन्होंने ऑप्शनल दिया. तो राइटर बताते हैं कि जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट्स है, वो मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ही विलिंग है. वो मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मतलब पढ़ सकते हैं, नए टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इस तरीके से UPSC क्या कर सकती है कि वो मतलब अपने कोर्सेज में, अपने सिलेबस में पब्लिक पॉलिसी का पेपर रख सकती है, ऐसे रिसर्च पेपर वगैरह मैंडेट कर सकती है. प्लस जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मतलब अपने कोर्सेज़ को मतलब और डाइवर्सिफाई कर सकती हैं, ताकि मतलब जो हमारे पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेपर्स लिखे, रिसर्च वगैरह करें. ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम UPSC के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट को हम प्रमोट कर सकते हैं. उसके बाद राइटर सेकंड सजेशन देते हैं कि हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है of the government should have a larger component of public policy as part of induction training. अब जैसे कि लबासना या फिर लाल बहादुर शास्त्री पुलिस एकेडमी, तो यहाँ पे और इनके जैसे जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पे हमें एक सिलेबस का अच्छा खासा पोर्शन हमें पब्लिक पॉलिसी को डेडिकेट करना चाहिए, ताकि उनको ट्रेनिंग इंडक्शन लेवल पे भी, इनिशियल बिगिनिंग लेवल पे भी उनको अच्छी खासी पब्लिक पॉलिसी का नॉलेज उनको दिया जा सके. उसके बाद यहाँ पर तीसरा सजेशन देते हैं कि हमें गवर्नमेंट लेवल पर सर्टन स्पेशलाइज्ड पोजीशन पब्लिक पॉलिसी एनालिस्ट के लिए रखना चाहिए. तो अगर हम अगर पोजीशन बना भी देते हैं तो इससे क्या होगा कि लोग इसके बारे में इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ेंगे, इनको सीखेंगे, कोर्सेज वगैरह फिर इनके यूनिवर्सिटीज़ में आने स्टार्ट हो जाएंगे. अगर जॉब बनता है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू वर्थ बढ़ती है इस हिसाब से, तो क्या होगा कि हम भी मार्केट में नए यंग इनोवेटिव आइडियाज़, पब्लिक पॉलिसी यूथ, तो हम इनको हम फिर ला सकते हैं. तो इस तरीके से जो राइटर है वो बहुत ही इनोवेटिव सजेशंस देते हैं कि हम कैसे अपनी पब्लिक
पॉलिसी या पब्लिक मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है हम उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ हाउ टू मैनेज इंडियाज़ सोलर फोटोवोल्टाइक वेस्ट प्रॉब्लम। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऑसम कोर्सेज एंड कंटेंट ला सकूं आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम सोलर फोटोवोल्टाइक वेस्ट प्रॉब्लम को अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है इसके जो सेक्शन होंगे दैट इज़ सबसे पहले कि ये एक्चुअली इसका वेस्ट कंपोनेंट कैसा है। ऑलराइट, सोलर वेस्ट जो हमारा बनता है, ऑलराइट, ये जो पूरा सिस्टम बनता है तो ये मतलब किन किन मटेरियल से मिलकर के बनता है, उनका वेस्ट कंपोनेंट क्या है, प्लस अभी इनकी जो डेटा है, इनका जो अमाउंट है अभी रिसेंट कितना है, इनके फ्यूचर प्रोजेक्शंस कितने हैं, प्लस हमें इसको टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप वगैरह लेने चाहिए, गवर्नमेंट का क्या रोल है, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है ना, पॉलिसी मेकिंग जैसे हमने अभी हमने रीड किया। तो ऐसे मल्टीपल फ्रंट्स पे हम इस टॉपिक को हम एनालाइज करेंगे। ऑलराइट, तो देखिए अभी जैसे कि आप भी देख रहे हो कि हर जगह मतलब सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है ना, बिल्डिंग्स बनाना है ना, इंस्टीट्यूशन में उसको इंस्टॉल करना। ठीक है, हमने फॉसिल फ्यूल को हमने कट करने के लिए हमने सोलर एनर्जी को इंक्लूड तो कर लिया, किंतु अब जब सोलार एनर्जी इसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, अब जब वो ओल्ड हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे, तब क्या? एक बड़ा सवाल उठ करके आता है, बिग क्वेश्चन मार्क है कि उसके बाद क्या? ये तो हमारे लिए फिर वेस्ट बनेगा, ये हमारे लिए एक इलेक्ट्रिक वेस्ट बनेगा, हमारे इन्वायरमेंट में फिर गंदगी करेगा। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे? तो ये क्वेश्चन रेज करता है। ये हमारे जो सिलेबस हो गया, ये हमारे ऑप्शनल मतलब जियोग्राफी ऑप्शनल, GS3 इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ऑलराइट, तो ये इस सिस्टम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो चूँकि टॉपिक है ये अभी न्यूज़ में है, हिंदू में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया गया है, तो माइट बी ये यूपीएससी के लिए एक अच्छा अट्रैक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि पॉल्यूशन पे जो इजी क्वेश्चंस बनते थे वो तो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो अगर उन्हें मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल का बनाना हो तो ये एक अच्छा टॉपिक बन सकता है। तो चलिए अब हम बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल में ये आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे बात की जाती है सर्कुलर इकोनॉमी की, इफ़ेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे मतलब कुछ डेटा दिया जाता है। सबसे पहले जब आप अगर मान लीजिए अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट पे ऐसे में अगर आप आर्टिकल भी अपना आंसर राइटिंग भी लिखोगे या इंटरव्यू में अगर आप कुछ बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स 4th हाईएस्ट सोलर फोटोवोल्टाइक डिप्लॉयमेंट। मतलब अब इंडिया जो है वो चौथे स्थान पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलर फोटोवोल्टाइक सेल को यूज़ किया जा रहा है। हमारी इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ऑलमोस्ट 62 गीगावाट है इन नवंबर 2022 में। मतलब जस्ट ऑलमोस्ट 5-6 महीना पहले तक में हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी 62 गीगावाट की थी। आफ्टर दैट इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसकी इंस्टॉलेशन इतनी है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है तो इससे जो वेस्ट होगा वो कितना होगा, वो भी बहुत अच्छा खासा होगा। ऑलराइट, कोलोसल अमाउंट ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक वेस्ट, और ये कोलोसल भी नहीं, बिलियंस ऑफ टन्स का वेस्ट है, ये बिलियंस ऑफ टन्स का वेस्ट है और वो इन फ्यूचर और मल्टीप्लाई भी होगा। अकॉर्डिंग टू 2016 रिपोर्ट, ऑलमोस्ट ये 7-8 साल पहले का रिपोर्ट है, बाय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। देखिए ये जो एजेंसी है ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी में एनर्जी वाला जो पोर्शन है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट अच्छा खासा टॉपिक बन जाता है। ये आप इसके डेटा को आप ऑब्वियसली आप कोट कर सकते हो अपने ऑप्शनल में। ऑलराइट, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इनफैक्ट प्रीलिम्स में भी इससे पूछा जा सकता है, ये बहुत अच्छी टॉपिक है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये एजेंसी ये रिपोर्ट करती है कि इंडिया कुड जनरेट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फोटोवोल्टाइक वेस्ट बाय 2030 एंड मोर देन 4 मिलियन टन्स बाय 2050। देखिए यहाँ पे तो ये एजेंसी बोलती है, देखिए इतनी जो लंबी डेटा है तो इतने नंबर्स हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से बोल सकते हैं, राउंड फिगर में बोल सकते हैं कि ये मिलियंस ऑफ फोटोवोल्टाइक वेस्ट है और ये भी फिर 2050 तक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 मिलियन, 4 गुना और ज़्यादा हो जाएगा। आफ्टर दैट
India's solar photovoltaic installations are dominated by crystalline silicon technology. देखिए ये वाला जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कंपोनेंट्स की, कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो ये इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, सो बी प्रिपेयर्ड. ऑलराइट, तो यहाँ पे बात करते हैं कि हमारा जो फोटोवोल्टाइक इंस्टॉलेशन है उसमें बेसिकली क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, कैडमियम टेलुराइड, ये जो है बहुत ही मेजर कंपोनेंट है. इसमें क्रिस्टलाइन सिलिकॉन वो 93% है और कैडमियम टेलुराइड वो ऑलमोस्ट 7% इसका पार्ट है. आफ्टर दैट क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल में ज़्यादातर ग्लास शीट, एल्यूमिनियम इनकैप्सुलेंट, बैक शीट, कॉपर वायर, सिलिकॉन वेफर्स, ये सब यूज़ होते हैं. ऑलराइट, मान लीजिए अगर प्रीलिम्स में यूपीएससी पूछेगी भी तो वो ऐसे पूछ सकती है कि सिलिकॉन यहाँ पर क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ये जो हो गया क्रिस्टलाइन सिलिकॉन के कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, और फिर वो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मल्टीपल्स आपको ऑप्शन दे देगी. तो उसमें फिर आप यहाँ पे आपको अगर आप पढ़ के गए हो तो फिर आप बता सकते हो कि उसमें ग्लास शीट होता है, एल्यूमिनियम फ्रेम होता है, इनकैप्सुलेंट होता है, बैक शीट होती है, कॉपर वायर्स होता है, सिलिकॉन वेफर्स होते हैं. आफ्टर दैट सिल्वर, टीन, लेड, ये जो हैवी मेटल है ना, ये भी यूज़ होते हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स बनाने में. आफ्टर दैट थिन फिल्म मॉड्यूल इज मेड ऑफ ग्लास, इनकैप्सुलेंट एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स. मतलब इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा. आफ्टर दैट यहाँ पर राइटर फिर सवाल उठाते हैं कि इज दिस वेस्ट रिकवर्ड और रिसाइकल्ड. देखिए यहाँ पर ये एक प्रोसेस हो गया दैट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी. हमारे पास वेस्ट आया, हमने उसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन किया है ना, सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग किया और फिर हमने उसको अलग अलग रिसाइकल करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए भेज दिया. तो फिर यहाँ पे राइटर फिर बताते हैं कि जंक्शंस एंड केबल्स आर रिसाइकल्ड अकॉर्डिंग टू ई वेस्ट गाइडलाइंस. ऑलराइट, देखिए ई वेस्ट गाइडलाइंस अगर आपके नोट्स में है तो आप इसको ज़रूर से एक बार रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि ये जो गाइडलाइंस होती है ना, तो इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है. जैसे कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए गाइडलाइंस है, ई वेस्ट के लिए गाइडलाइंस है, तो ये प्रीवियस ईयर का पार्ट है, तो आप इसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा. तो यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जंक्शंस एंड केबल्स आर रिसाइकल्ड अकॉर्डिंग टू ई वेस्ट गाइडलाइंस. आफ्टर दैट the glass laminate is part of recycled and rest is disposed ऑफ एज एन जनरल वेस्ट. तो यहाँ पे पूरा बता रहे हैं कि ग्लास को फिर उनको लैमिनेट को पार्टली उसको रिसाइकिल किया जाता है और फिर जो बच जाता है वो एक जेनेरिक वेस्ट बन जाता है. सिलिकॉन, सिल्वर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फर्निंग द मॉड्यूल इन सीमेंट फर्नेस. मतलब जो सीमेंट की फैक्ट्रीज वगैरह में जो सीमेंट बनाने के लिए फर्नेसेस वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे सिल्वर और सिलिकॉन के जो मॉड्यूल्स होते हैं फिर उनको वहाँ पे बर्न किया जाता है. आफ्टर दैट यहाँ पे 2021 की एक रिपोर्ट को मेंशन किया जाता है. अकॉर्डिंग टू 2021 रिपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल मटेरियल्स कैन बी रिकवर्ड. मतलब हमारे पास जितना भी फोटोवोल्टाइक सेल का जो वेस्ट आता है, हम उसमें से ऑलमोस्ट 50% ऑफ मटेरियल हम रिकवर कर सकते हैं. इतना हम कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं. आफ्टर दैट इस तरीके से हमारा जो ग्रोइंग चैलेंजेस है इन हैंडलिंग पीवी वेस्ट, हम उसको टैकल करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं. अब यहाँ पे बात की जाती है प्रॉपर तरीके से चैलेंजेस की. तो सबसे पहला कि इसका इनफॉर्मल होना, मतलब जैसे कि इसका प्रॉपर सिस्टम गवर्नमेंट हो गया या इसकी इंडस्ट्री हो गई या फैक्ट्री हो गई, तो ये अभी भी बहुत ज़्यादा फॉर्मल पॉपुलर नहीं है. इसको सारे कुछ को इनफॉर्मल तरीके से, मतलब जैसे कि जो भी गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं कुछ वैसे हो गए, या जो नॉर्मल जो भी ऐसे शॉपकीपर्स होते हैं, तो इनफॉर्मल तरीके से पीवी वेस्ट को हैंडल किया जा रहा है. उसके बाद जो भी जो उनके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स अगर वो रिकवर हो गए या बाकी जो भी बचे खुचे कंपोनेंट्स होते हैं, तो फिर क्या होता है कि उनको कचड़े में फिर वापस फेंक दिया जाता है. जैसे कि आप देख सकते हो लैंडफिल्स वगैरह हो गए, आपने अपने शहर के बाहर ऐसे बहुत बड़े बड़े मतलब पाइल्स ऑफ कचरा गार्बेज आपने देखा होगा, तो फिर वहाँ पर फिर इनको डंप कर दिया जाता है. अब वहाँ पर डंप कर दिया जाता है तो अब एक तो वो फिर वहाँ पे बाकी वेस्ट के साथ वो मिल गए. ऑलराइट, तो वेस्ट सेपरेशन यहाँ पे नहीं होता, बाकी सारे वेस्ट के साथ मिल गए.
मिल करके फिर उन्होंने लैंड पॉल्यूशन कर दिया, एयर पॉल्यूशन कर दिया, सॉइल पॉल्यूट कर दिया, इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर दिया, और उन्होंने बहुत सारे हार्मफुल केमिकल गैस भी वो रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड यूज़ करेंगे एटमॉस्फेयर में। तो ये जो गैस होती है ये ऑब्वियसली मतलब हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो राइटर फिर यहाँ पर बताते हैं कि इंडिया को अभी ज़रूरत है कि वो जो ऐसे वेस्ट है उनको कलेक्शन करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए, पीवी वेस्ट को रिसाइकल करने के लिए और वापस से फिर उनको यूज़ करने के लिए, रीपर्पस करने के लिए भी हमें मतलब बहुत अच्छे खासे सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेने होंगे। उसके बाद राइटर बताते हैं कि हम ऐसा आज के दिन में क्यों नहीं कर पा रहे, ये उतना पॉपुलर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सूटेबल इंसेंटिव और स्कीम ऐसा नहीं आई है जहाँ पे बिजनेस इन्वेस्ट कर सके। कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको अपना कॉस्ट मिनिमाइज़ करना रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना रहता है, किंतु अगर प्रॉपर गवर्नमेंट सपोर्ट के, इंसेंटिव के, स्कीम के, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ऐसा कर पाना उनके लिए बहुत कॉस्टली अफेयर होता है। दैट्स वाई वो ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करती है, रहने देती है, पीछे हट जाती हैं। ऑलराइट, तो इसलिए राइटर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि गवर्नमेंट को अच्छे खासे सूटेबल इंसेंटिव स्कीम लाने चाहिए, है ना, इंसेंटिव देने चाहिए ताकि बिजनेस मैन वहाँ पर अट्रैक्ट हो और यहाँ पर भी वो इन्वेस्ट कर सकें। उसके बाद फिर आगे कुछ गैप्स हैं, तो राइटर बताते हैं कि जो हमारा पीवी वेस्ट है उसको ई वेस्ट के साथ हमें मिक्सअप नहीं करना है, मतलब उसको एक डिफरेंट प्रकार ऑफ ई वेस्ट हमें ट्रीट करना है और उसके लिए हमें अलग से पॉलिसी लानी चाहिए। इंडिया शुड फॉर्मुलेट इम्प्लीमेंट प्रोविजन स्पेसिफिक टू पीवी वेस्ट। हमें पीवी वेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमने देखा कि इसके कंपोनेंट्स कितने डिफरेंट होते हैं, ऑलराइट, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन और टेट्रा सिलिकॉन, तो हमने इतना जब देखा तो इसके लिए बोलते हैं कि हमें अलग से पॉलिसीज़ वगैरह लाना चाहिए ताकि हम उनको सही तरीके से ट्रीट कर सकें। दूसरा बताते हैं कि एक सेंट्रल इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडी हमें बनाना चाहिए ताकि कुछ भी अगर उनको फाइनेंशियल लॉसेस होता है, इश्यूज होता है वेस्ट कलेक्शन में, ट्रीटमेंट में, तो हम प्राइवेट सेक्टर को हम सपोर्ट कर सकें। ऑलराइट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस के लिए या रेगुलेटरी के लिए ताकि हम प्राइवेट सेक्टर को हम फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट हम उनको सेफ गार्ड कर सकें। अगला सजेशन राइटर देते हैं कि वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम पीवी मॉड्यूल्स एंड देयर कॉम्पोनेंट्स इज क्लासिफाइड एज हजार्डस वेस्ट इन इंडिया। देखिए, हजार्डस वेस्ट हो जाने से क्या हो जाता है कि उनको फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाती है कि उनके प्रति हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है, हमें ज़्यादा अवेयर रहना है, कहीं भी जाके फेंक नहीं देना उन्हें, तो हमें उन्हें हजार्डस वेस्ट का ट्रीटमेंट लेबल देना चाहिए, हमको उस तरीके से क्लासीफाई करना चाहिए। उसके बाद टू फर्दर ड्राइव होम दिस लेबल, पैन इंडिया सेंसिटाइजेशन ड्राइव्स अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन पीवी वेस्ट विल बी बेनिफिशियल। फिर अगला चौथा एग्जाम्पल राइटर देते हैं कि हमें पूरे भारत में पैन इंडिया लेवल पे हमें मिशन चलाने चाहिए, ड्राइव चलाने चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए रिलेटेड टू फोटोवोल्टाइक वेस्ट मैनेजमेंट और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की, कंक्लूजन की। अब हम आते हैं इस सेक्शन पे कि अब इसके आगे हमारे पास क्या रास्ता है। तो हमारा आगे का वे फॉरवर्ड है कि कंसीडरिंग द रेट at which panels are being installed around the country, India is expected to generate enormous amount of waste over next 20 years। मतलब अब चूँकि मोदी गवर्नमेंट भी रिन्यूएबल एनर्जी है ना, तो इसके लिए जब इतना मेहनत कर रही हैं तो ऑब्वियसली कचरा भी इससे बहुत ज़्यादा होगा, मिलियंस ऑफ टन्स में आएगा, तो उसके लिए फिर हमें अभी से प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, हमें अभी से प्रिपेयर करना है कि हमारे पॉलिसीज़ अच्छी खासी हों, हमारा वेल इस्टेब्लिश्ड रिसाइकलिंग स्ट्रैटेजी हमारा खुद का होना चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि हमें फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आए, ऑलराइट, तो हम उसके अगेंस्ट हम प्रिपेयर हो, ऑलराइट, और उसको हम सही तरीके से हम टैकल कर पाएँ। फॉर एग्जांपल कोरोना, ऑलराइट, तो जैसे कोरोना हो गया तो ये तो कोई नहीं जानता था कि ऐसी बीमारी आएगी और इसके लिए हम अनप्रिपेयर्ड भी थे कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे, बट
थैंकफुली हमारे मतलब कंट्री ने, हमारे मैनेजमेंट ने अच्छे खासा उन्होंने स्टेप्स लिए और इंडिया में मतलब बहुत हद तक उन्होंने इम्प्रूवमेंट करा। तो किंतु जो ये वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी है, ये तो मतलब प्रिडिक्टेबल है, इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और इसके लिए हम स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, हम इसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। तो राइटर यही सजेस्ट करते हैं कि हमें इनफ पॉलिसी स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमें स्टेप्स लेने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर हो गए या गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, ताकि हम इसको सही तरीके से टैकल कर पाएँ। तो इसी के साथ हमारा इतना प्यारा सा टॉपिक और एक प्यारा सा लेक्चर ओवर होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करें। और मैंने अपने चैनल में बहुत सारे ऑसम कोर्सेज एंड कंटेंट बनाए हुए हैं, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, प्रीलिम्स, फैक्ट्स को लेकर के, तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलराइट, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।